हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नया रीजन टॉपिक लेकर के, आपकी आईआईटी जेम बीटी का एक टॉपिक लेकर के। मेरा नाम विपिन शर्मा है और जैसा कि मैं आपको केमिस्ट्री रिवाइज करा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं आज हमारे रिवीजन टॉपिक के अंदर क्या रहेगा। तो रिवीजन के अंदर आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है थर्मो डायनामिक्स। ठीक है, तो वैसे तो काफी घबराहट होती है चैप्टर का नाम सुन करके, लेकिन सिंपल सी बात है कि आप जितना इसको इजी वे में ले करके चलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा ये मानना है आपके लिए। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप ध्यान रखें और उनके बारे में समझ करके क्वेश्चंस को हल करें। ठीक है, और साथ ही एक बात, ये आपका केमिस्ट्री का जो वेटेज है बीटी वाले क्वेश्चन पेपर में 20% पार्ट आता है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, टोटल पेपर का। तो ये इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बता दी। चलिए, थर्मो के अंदर हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले तो एक तो थर्मो के अंदर क्योंकि तो मेनली हम केमिस्ट्री के अंदर थर्मो की बात करेंगे तो कंपाउंड की गैसेस स्टेट आती है मेन। तो जितने भी गैस लो हैं वो इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, गैस लो है वो इम्पोर्टेंट है और उनपे एक क्वेश्चन आपको देखने में, एक ही, दो भी नहीं, एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक्सपेक्टेड मार्क्स वही 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको देखने। डिफिकल्टी लेवल अगेन इजी टू मॉडरेट, और मैं ज्यादा प्रिफर करूंगा इस बात को, जनरली ये प्रेफरेंस इजी वाली रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद गैस लो के बाद में क्या, तो गैस लो के बाद में आपके इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी के। किसके? गिब्स। हम देखेंगे क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अगेन सेम बात, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी में ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन एक्सपेक्टेड मार्क्स में 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ये भी सेम पॉइंट, इजी रहेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इजी रहता है, बट सम टाइम यू कैन सी इट इन मॉडरेट लेवल। ओके फाइन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो रहता है वो जैसे कि वांट ऑफ इक्वेशन रहती है, वांट ऑफ इक्वेशन, या आप इसको किरचॉफ, मतलब कि ये किरचॉफ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, किरचॉफ लॉ जो है उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगेन वही बात, 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा, और कितने मार्क का, तो 1 और 2 मार्क का। ठीक है, अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल, मेनली अगेन फोकस्ड जो रहेगा वो इजी लेवल के रहेंगे क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा क्या है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगेन 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और लेवल यहाँ पे अगेन सेम इजी टू मॉडरेट, बट ज्यादा प्रेफरेंस इजी रहेगी। तो ये देखिए, ये टॉपिक है गैस लो, गिब्स फ्री एनर्जी, वांट ऑफ इक्वेशन या किरचॉफ लो पे, और एंट्रोपी पे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले गैस लो के साथ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपका इसमें पार्ट आता है गैस लो। यह देखो बहुत सिंपल सी बात है, गैस लो में आप मेनली जो बात करते हैं वो आइडियल गैस को दिमाग में रख करके बात करते हैं, क्योंकि नेचर में 2 टाइप की गैसेस हैं, एक तो आइडियल गैस और एक रियल गैस। ठीक है, तो गैस लो के अंदर जो बातें की गई है वो आइडियल गैस के लिए की गई है मेनली, मतलब कि बेसिकली एक वो गैस जिसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। तो एक हाइपोथेटिकल गैस, जैसे आप किसी को अपना आइडियल मानते हैं तो आप ट्राई करते हैं, आपके लिए आइडियल है मतलब कि आप उसके जैसा बनने की ट्राई करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप उसके जैसा एग्जैक्टली बन पाते? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो आइडियल का मतलब भी यही है कि जो प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो गैस लो के अंदर आपने पढ़ा होगा, बॉयल्स लो पढ़े होंगे आपने, बॉयल लो बोल दो, बॉयल्स लो बोल दो, है ना, कोई दिक्कत। बॉयल लो, इसमें आपने पढ़ा होगा चार्ल्स लो, चार्ल्स लो। एक आपने पढ़ा होगा इसमें गैलुसेक लो, एक इसमें आपने पढ़ा होगा एवोगैड्रो लो। ठीक है, 4 लो है, चारों के मेनली आपको स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं,
क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत टफेस्ट लेवल या इवन मैं तो कहता हूं मॉडरेट लेवल तक भी नहीं जाएगा, इजी लेवल पे आकर के ये फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोल्स लॉ की। बोल्स लॉ की, ठीक है। तो बोल्स लॉ क्या है? बोयल ने एक सिंपल सी बात बोली कि अगर कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती तो उस गैस के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए, है ना, दो बातें उसने कांस्टेंट कर दी बोल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बोला कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए और गैस का अमाउंट फिक्स कर दिया जाए, गैस के अमाउंट फिक्स होने का मतलब मोल्स है, ठीक है, मोल को फिक्स कर दिया, वेरी नहीं कर रहे हैं वो टाइम के साथ और रिएक्शन की ड्यूरेशन में। तो जो भी गैस का दाब होगा वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज निकल करके आई कब? जब बोयल ने कांस्टेंट टेम्परेचर और गैस के अमाउंट को फिक्स रख करके बात की, ठीक है। तो ये बोयल का लॉ है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर P है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे V है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। तो P और V में इस टाइप का रिलेशन हो जाएगा। इन केस मान लो अगर आपको P V में ग्राफ ना बोल करके P वर्सेस 1/V बोला होता तो ये ग्राफ क्या हो जाता? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन हो जाता। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनते, तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आने चाहिए, है ना। तो कई बार दिमाग में आ सकती बात है कि सर इस एक्सप्रेशन से यही ग्राफ क्यों बना, है ना। तो ये डिपेंड करता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो डिसाइड करता है कि ग्राफ कैसा हो, ठीक है। अब मान लो यही ग्राफ अगर आपको बोला जाता PV, है ना, अगर आप मान लो यहाँ पे P को V से मल्टीप्लाई करते हैं, V जो है उसको आप P से मल्टीप्लाई करते तो आप क्या लिखते हैं? PV इक्वल आप कांस्टेंट ही लिखते हैं ना। तो PV इक्वल कांस्टेंट, इसका ग्राफ कैसा आएगा किसी भी पैरामीटर के साथ? तो आप क्या लिखेंगे? PV, मान लो V के साथ में ग्राफ बोल दिया तो ये क्या आ जाएगा? ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। या मान लो आपको PV का ग्राफ E के साथ बोल दिया था, ये क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो ये बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसी टाइप से नेक्स्ट आता है चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ किस पे बोला है? तो देखो बोल्स लॉ आता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। इसी तरह से चार्ल्स लॉ जो आता है वो आता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट रहता है और अगेन अमाउंट यहां पे फिक्स रहेगा एट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब कि मोल्स जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। जहां पे भी अमाउंट की बात कीजिए आप समझ जाना अमाउंट मतलब कि मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ उसने प्रैक्टिकली अचीव किया चार्ल्स ने कि जो गैस के लिए इक्वेशन बनती है तो गैस का जो वॉल्यूम होता है ऑक्यूपाइड, है ना, गैस ने कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। आप इन सारी चीजों को ऐसे भी समझ सकते हो। देखो आपको ये तो पता होगा ना गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू nRT, पता है ना आपको, मैंने यहाँ लिख दिया PV इक्वल्स टू nRT। तो अब मैंने आपको अगर आपको बोल्स लॉ बोला तो बोल्स लॉ मतलब कि आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट मैंने बोला एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए तो n कांस्टेंट और R यहाँ गैस कांस्टेंट होता है तो ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? PV इक्वल टू कांस्टेंट लिखोगे ना, PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बोल्स लॉ हो गया। इस टाइप से मान लो आपको प्रेशर कांस्टेंट बोला जाए तो PV इक्वल nRT में आप क्या करते हो? प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है मतलब कि n भी कांस्टेंट है और R तो कांस्टेंट है ही। तो अब क्या क्या बच गया? देखो V बच गया और T बच गया। तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? T होगा ना। तो इसका मतलब ये चार्ज को एक्सप्रेस करेगा। अब अगेन वही बात, यहाँ पे भी ग्राफ की बात किया तो V और T के बीच में अगर बोला जाए तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी। या आपको मान लो V/T का ग्राफ V के साथ बोला जाए तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी। चार्ल्स के साथ साथ आपको बोला जाएगा गैलुसेक। अब गैलुसेक बोला जाए तो गैलुसेक लॉ के अंदर भी
देखो एक चीज किसी के दिमाग में आ सकती है, सर ये थर्मो का पार्ट कहाँ है, ये तो गैसियस स्टेट का पार्ट है, गैस लोग वगैरह तो गैसियस स्टेट में आते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि थर्मो के अंदर आप कौन सी स्टेट पढ़ते हो, कंपाउंड की, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट और थर्मो दोनों एक दूसरे से टोटली लिंक्ड है, 100%, इवन 500% बोल दो। तो जहां गैसियस स्टेट है वहां पे थर्मोडायनेमिक्स है ही है, या जहां पे थर्मोडायनेमिक्स है वहां पे गैसियस स्टेट है ही है। तो आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हो, ये एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ की तरह है ना, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है। अब गैलुसेक लॉ बोला, तो गैलुसेक लॉ के अंदर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो और एन को भी फिक्स रखते हो। अगेन वही बात, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो देखो बॉयल लॉ के अंदर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और गैलुसेक लॉ में आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। तो एक एक पैरामीटर को कांस्टेंट रखने जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, ठीक है। अगेन वही बात, ग्राफ की बात करें तो P वर्सेस T में स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, ठीक है। और लास्ट इसमें आता है एक एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिए, दोनों कांस्टेंट, लेकिन अभी अमाउंट फिक्स नहीं किया है। तो अब आप क्या लिखोगे, V इज प्रोपोर्शनल टू N ही लिखोगे ना। अभी V इज प्रोपोर्शनल टू N कहां से है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं। देखो PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT। आपको बोला गया है कि एवोगैड्रो लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट और R तो कांस्टेंट होता ही है क्योंकि गैस कांस्टेंट है। तो क्या बच गया, V बच गया और N बच गया। तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो ये आप कहां से फाइंड आउट करोगे, एवोगैड्रो लॉ से। तो ये सारे बच्चों लॉ हैं, ये लॉ आपको पता होने चाहिए। अगर ये लॉ पता है तो हमारे लिए किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में स्टक, मतलब कि हम इसमें फंसने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया वो देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका, ठीक है। देखिए, फॉर एन आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोयल्स लॉ। बॉयल लॉ के लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बोला आप क्वेश्चन में। देखो अब बॉयल लॉ हमको पता होना चाहिए, पहली बात तो बॉयल्स लॉ मैंने आपको क्या बताया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P is proportional to 1/V लिखवाया था मैंने अभी आपको, है ना। और मैंने एक बात और बोली थी आपको, क्या, इसमें अमाउंट ऑफ गैस सब्सटेंस N क्या है, फिक्स है। P is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, या P is प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए तो अब मुझे अगर P वर्सेस V में ग्राफ बोला था तो मैंने आपको क्या बोला, इस टाइप का ग्राफ था। चलिए लेकिन मुझे यहाँ पे P वर्सेस 1/V में ग्राफ बोला जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सिंपल सा फंडा है। और इस लाइन में ये जो स्लोप होगा, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा P बराबर K/V लिखोगे ना, P इक्वल K/V। तो K जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा कौन, ये स्लोप। ये आ जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट मतलब क्या, K। तो इसका मतलब P वर्सेस 1/V का ग्राफ जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या, तो P वर्सेस T दे रखा है। देखो P वर्सेस T तो आप ग्राफ बनाते ही नहीं हो, P के साथ में T यूज नहीं करते हो जब आप बॉयल्स नियम की बात करते हो, पहला गलत। चलिए दूसरे पे आते हैं, P वर्सेस V की बात की। देखो P वर्सेस V का ग्राफ हमने क्या देखा, देखो नोटिस करो, मैंने अभी आपको P वर्सेस V का ग्राफ क्या पढ़ाया, P वर्सेस V का ग्राफ मैंने आपको ये पढ़ाया। देखो ये P वर्सेस V का ग्राफ मैंने ये पढ़ाया, ये भी गलत हो गया, आपको स्ट्रेट लाइन बता रहा है, ये भी गलत है। अब आता है नेक्स्ट P वर्सेस 1/V। देखो P वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल थर्ड में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और एक बहुत शानदार सा ऑप्शन PV वर्सेस T। अब देखो, अब क्या देखो, बॉयल के लिए आप क्या लिखते हो, PV इक्वल्स टू NRT लिखते हो, ठीक है। अब मैंने बोला कि PV बराबर इक्वल कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो, NRT लिख सकते हो, कांस्टेंट की जगह में NRT भी लिख सकते हो। मतलब कि कांस्टेंट जो होगा उसी के अंदर कौन लाई कर रहा है, टेम्परेचर, कांस्टेंट के अंदर टेम्परेचर लाई कर रहा है, देखो आप टेम्परेचर लाई कर रहा है, ठीक है। तो PV
जो होगा अगर टी के साथ लिखा जाए, टी मतलब कि कांस्टेंट के अंदर लाई कर रहा है टी, तो अगर पीवी वर्सेस टी का ग्राफ बोला जाता आपको, ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो तो पीवी बराबर क्या है, पीवी इक्वल क्या है, कांस्टेंट। और देखो टी अगर इंक्रीज होगा, टी कांस्टेंट के अंदर टी आ रहा है, तो कांस्टेंट के अंदर टी अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस ही बात है कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा ना। और पीवी का मतलब भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर टी इंक्रीज हो रहा है तो पीवी स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए था, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की थ्योरी की। चलिए तो गैस लो हो गए, अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी क्या है, तो मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी बता देता हूं इसमें। चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपकी इसमें थ्योरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिब्स फ्री एनर्जी, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब गिब्स फ्री एनर्जी, इसको सिंबलाइज किससे करते हैं, जी से, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोला जाए तो आगे डेल्टा लगा दो, डेल्टा जी, ठीक है। अब पहले तो इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या बीमारी है, ठीक है। देखो यार बहुत सिंपल सी चीज है, आप जब भी कोई प्रोसेस देखते हो ना, उस प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई वर्क इन्वॉल्व होता है। अब वर्क भी दो टाइप के होते हैं, एक यूजफुल होता है जो हमारे लिए यूजफुल, और एक होता है नॉन यूजफुल, ठीक है। जैसे मान लो बाइक चला रहे हो, अब बाइक चला रहे हो तो उसमें आपने आपने फ्यूल होगा अगर बाइक के अंदर तो गाड़ी चलेगी, अदरवाइज कैसे चलेगी। लेकिन अब क्या वो फ्यूल 100% आपका यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा, आप खुद सोचिए। फ्यूल बर्न होगा गाड़ी के अंदर आपने फ्यूल डाला, मान लो 50 रुपए का आपने तेल डलवा दिया, ठीक है, 50 रुपए का तेल, तो 50 रुपए का तेल पूरा का पूरा गाड़ी चलाएगा क्या, नहीं, उसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि हीट में चला जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्यूल का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि नॉन यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि यूजफुल वर्क, मतलब कि गाड़ी को प्रॉपरली चलाने में आपका फ्यूल जो यूज में आ रहा है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो चुका है। और यही जो यूजफुल वर्क है ना, इसी को आप बोलते हो गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी और कुछ नहीं, किसी भी प्रोसेस के अंदर जो यूजफुल वर्क है वही हो जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे मान लो आपने फैन चलाया, अब फैन चलाया तो आपने करंट दिया, करंट का कुछ पार्ट डेफिनेटली हीट में कन्वर्ट होगा, है ना, हीट निकलेगी, रिलीज होगी, और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि उस पंखे को चलाने में काम में आएगा। पंखे को चलाने में जो काम में आ रहा है वो, उसको आप ऐसा समझ लो कि वो गिब्स फ्री एनर्जी की तरह है, क्योंकि वो यूजफुल वर्क है। और हीट की तरह जो निकल रहा है वो यूजफुल वर्क नहीं है, नॉन यूजफुल वर्क है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो यूजफुल वर्क होता है वही गिब्स फ्री एनर्जी की तरह यूज में आता है। चलिए पहले तो ये डेफिनेशन हमको अच्छे से बताना चाहिए। दूसरा, गिब्स फ्री एनर्जी का एक एक्सप्रेशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ना तो इसका डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा, ना ही इसके अंदर आपको कोई और पंचायत पूछी जाएगी, डायरेक्ट डेरिवेशन आप याद रखें, डायरेक्ट, है ना, मैं आपसे बोल रहा हूं आप डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखो, फॉर्मूला। आपको डेरिवेशन में इसमें कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि बायोटेक तो छोड़ो, इवन केमिस्ट्री में भी इस पे, अगर केमिस्ट्री आईआईटी जेईई केमिस्ट्री का पेपर भी होता तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट, कभी भी डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आते, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन सी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो डेल्टा जी जो है वो तो गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है ना, किसी भी प्रोसेस की। डेल्टा एच प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज है, प्रोसेस, या अगर आपने रिएक्शन की बात की तो एंथैल्पी चेंज, केमिस्ट्री की बात चल रही है तो एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, ठीक है। और अगेन वही बात, डेल्टा एस बोले तो डेल्टा एस मतलब क्या, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन। तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि आपके बीटी के अंदर तो ये डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही गिवन होते हैं। और थोड़ा अगर
केमिस्ट्री का अगर पार्ट होता है आईआईटी केमिस्ट्री, तो उसमें इनडायरेक्ट वे में डेल्टा एच और डेल्टा एस निकालने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको जरूरत नहीं, हमको डायरेक्ट डेल्टा एच और डेल्टा एस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी के बारे में अभी डिटेल में इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा बहुत इजी वे में कि क्या होता है बेसिकली। और एंथैल्पी चेंज तो आप ये समझिए कि कोई भी रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो एंथैल्पी है, मतलब कि एनर्जी, सिंपल एनर्जी समझो आप, एंथैल्पी को और कुछ नहीं, एनर्जी मानो आप तो, ठीक है। आपके लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी लेवल के आएंगे। तो एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, प्रोडक्ट साइड में कितना एनर्जी है और रिएक्टेंट साइड में कितना एनर्जी, तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दो, वो एनर्जी डिफरेंस आपका डेल्टा एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन इस पे किस तरह के हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की बात करते हैं हम, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। चलिए ये देखिए, आपको इस क्वेश्चन में बोला गया इन द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। देखो मैंने आपको क्या बोला था, डेल्टा एच और डेल्टा एस डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये जो रिएक्शन आपको नीचे दे रखी है उसके लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। चलिए तो हमने इसका डेल्टा जी का फॉर्मूला ये लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पे टी टेम्परेचर भी यूज में आएगा है ना, टी बहुत केयरफुल लेना, टी आपको यूज में लेना। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे फिर आता हूँ क्वेश्चन पे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा एस की वैल्यू आपको गिवन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आपको द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी किलो कैलोरी पर मोल ऑफ द रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना, राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, आपको राउंड ऑफ करना है इसको, है ना, 2 डेसिमल प्लेस पे, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं हम करना, ठीक है। चलिए तो अगेन वही बात मैंने बोला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलिए बहुत अच्छा, अब डेल्टा एच देखते हैं। रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है 137 माइनस में किलो कैलोरी, क्योंकि हमको आंसर फाइंड आउट जो करना है डेल्टा जी का वो भी किलो कैलोरी में करना है। तो डेल्टा एच कितना, माइनस 13.7 है ना, तो माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल में वैल्यू दे रखी है माइनस। चलिए टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन ये आएगा। चलिए डेल्टा एस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 16 कैलोरी पर केल्विन पर मोल दे रखा है, 16 कैलोरी दे रखा है, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमको क्वेश्चन में किलो कैलोरी के अंदर आंसर पूछा गया है डेल्टा जी का। तो 16 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर केल्विन मोल, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा। चलिए तो इस पूरे को आप सोल्व करके देखिए क्या बनता है आपका आंसर। देखिए एक बार ट्राई कीजिए आप इसको, ठीक है। ठीक है तो 298 को आप 16 से मल्टीप्लाई कीजिए और इंटू 10⁻³ को, है ना। तो देखो ये बन जाएगा आपका आंसर -8.93 किलो कैलोरी पर मोल के अराउंड, ठीक है। तो आपकी जो रेंज आएगी वो कुछ भी हो सकती है, 8.92 भी हो सकती है, मतलब कि आंसर में 8.94 भी हो सकती है। मैंने फाइंड आउट किया है 8.93 आता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा जी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो ये किलो कैलोरी वाला आंसर ये आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। चलिए अब बात करते हैं आगे की, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो वांट ऑफ इक्वेशन पे है, वांट ऑफ इक्वेशन पे है ना, वांट ऑफ इक्वेशन या किरचॉफ इक्वेशन पे है, ठीक है, किरचॉफ इक्वेशन पे। चलिए किरचॉफ इक्वेशन ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन पे, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, वांट ऑफ इक्वेशन क्या है और किरचॉफ इक्वेशन क्या है उसकी बात करें। देखो वांट ऑफ इक्वेशन जो आप यूज करते हैं वो बेसिकली इसके अंदर भी डेल्टा जी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है, तो डेल्टा जी की बात होगी इसमें भी। और किरचॉफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए है ना,
किरचॉफ इक्वेशन जो है वो किसी रिएक्शन की। चलिए पहले हम वांट ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलिए वांट ऑफ इक्वेशन क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो बेसिकली यहीं से आएगा। और डेल्टा जी जो होता है यहाँ पे, मतलब बेसिकली वांट ऑफ इक्वेशन जो है आपको वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डेल्टा एच और डेल्टा एस इन दोनों के साथ में रिलेशन बताएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेल्टा एच और डेल्टा एस में आपको रिलेशन बताएगा। ठीक है, वांट ऑफ इक्वेशन। चलिए तो डेल्टा जी जो होता है ये होता है माइनस आर टी एल एन के, है ना। ये के क्या है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने बोला ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको डेल्टा जी की जगह लेकर के आना होगा, क्योंकि बेसिकली वांट ऑफ इक्वेशन जो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेल्टा एच और डेल्टा एस के साथ रिलेशन बताएगा, और डेल्टा जी जो होता है वो माइनस आर टी एल एन के होता है। तो मैं यहाँ पे माइनस आर टी एल एन के को प्लेस कर सकता हूँ डेल्टा जी की जगह, जिसमें के का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है इसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा एच और डेल्टा एस के साथ। ठीक है, चलिए अगर मान लो ये सारी बातें आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन में चल रही हो, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या, टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो आप ये जितने भी साइन है ना उसमें डेल्टा एच की जगह नॉट यूज कर लेते हो, डेल्टा एस की जगह भी आप नॉट यूज कर लेते हो। जब भी डेल्टा एस नॉट या डेल्टा एच नॉट आपको दिखता है, या मान लो डेल्टा जी नॉट आपको कहीं दिखता है, तो आप समझ जाना ये सारी बातें स्टैंडर्ड कंडीशन में चल रही। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है तो टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए तो अब यहां से क्या बातें निकल करके देखिए, एल एन के बराबर डेल्टा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा एच नोट आर टी को मैं नीचे ले जा सकता हूँ राइट हैंड साइड में अपॉन आर टी, और जैसे यहाँ लेके जाऊंगा तो साइन माइनस का आ जाएगा, और यहाँ प्लस लिख सकता हूँ टी डेल्टा एस नोट बटा आर टी, टी को टी से कैंसिल किया तो देखो ये क्या बन गया, एल एन के बराबर डेल्टा एच नोट माइनस में अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन आर। यही है वो कौन, डेल्टा जी को कन्वर्ट किया हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यही है वो इक्वेशन, कौन सी, वांट ऑफ इक्वेशन। ये वांट ऑफ इक्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं किरचॉफ इक्वेशन क्या है, किरचॉफ। तो किरचॉफ कहाँ यूज में आता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई रिएक्शन लिखी ए प्लस बी बी गिव्स स्मॉल सी सी प्लस डी डी, है ना, एक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस इक्वेशन के लिए आपको किसी एक टेम्परेचर T1 पे आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 दे रखा है, और T2 पे आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज H2 दे रखा है। तो बेसिकली ये रिएक्शन आपको T1 टेम्परेचर पे एंथैल्पी चेंज और T2 टेम्परेचर पे जो एंथैल्पी चेंज है उसका एक्सप्रेशन निकाल करके देगी, मतलब किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है तो आप इस किरचॉफ इक्वेशन का यूज कर सकते हो, बशर्ते यहाँ पे कंडीशन फिक्स है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट प्रेशर पे ये हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ये हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, देखो जो एक बात ध्यान रखना, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए तो आपको डिटेल में थ्योरी इनकी पढ़नी होती है। ठीक है, तो जस्ट रिवीजन का पर्पस है, तो मैं आपको ये इक्वेशन आपको उस पर्पस से ही बता रहा हूँ। ठीक है, सब चीजों को हम डिटेल में यहाँ देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सीपी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये हीट कैपेसिटी क्या है, हमको नहीं आता है। तो हीट कैपेसिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एटलीस्ट 1 आवर या 1.5 मतलब कि 1.5 घंटे का इसमें एक लेक्चर होता है हीट कैपेसिटी का अपने आप में, और कई लोग उससे ज्यादा भी एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब IIT जेईई का एग्जाम है तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 1 घंटे का लेक्चर दिया जाता है किसके बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में।
तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी दे रखी है आपको, ठीक है। चलिए, और ये सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या है किरचॉफ लॉ। तो जब भी इस इक्वेशन का आपको दोनों टेम्परेचर पे हीट निकालना हो तो यहाँ पे आप लिखते हैं डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा NCP T2 माइनस T1, ठीक है। तो देखिए ये पूरी इक्वेशन किरचॉफ लॉ के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें डेल्टा H2 मतलब कि सेकंड टेम्परेचर, T2 पे एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, T1 पे एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन H1 हो जाएगा। T2 T1 दोनों टेम्परेचर दे रखे और आपको उस रिएक्शन का कांस्टेंट प्रेशर पे आपको स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे n के साथ में रिएक्शन के लिए तो आप यहाँ पे डेल्टा भी यूज करते हैं, ठीक है। तो n डेल्टा Cp T2 माइनस T1, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो जाएगा किरचॉफ का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, मैच द इक्वेशन इन द लेफ्ट कॉलम एंड देयर नेम इन द राइट कॉलम। तो देखिए किरचॉफ इक्वेशन, किरचॉफ लॉ अभी हमने देखा था क्या, तो सीधा सा हिसाब किताब है। थर्ड वाली इक्वेशन H2 माइनस H1 डेल्टा Cp T2 माइनस T1, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, P को मैच कर जाएगा, सीधा सा आंसर है। वांट ऑफ इक्वेशन की बात करें, क्यों वांट ऑफ इक्वेशन क्या है, देखिए वांट ऑफ इक्वेशन अभी हमने निकाली थी ये, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन डेल्टा H और डेल्टा S के साथ में होता है, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, डायरेक्ट आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आरएनएस इक्वेशन क्या है, थर्ड आर जो ऑप्शन है ना क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले हम एस वाला ऑप्शन देख लेते हैं। आरएनएस इक्वेशन, देखो आरएनएस इक्वेशन जो होता है बेसिकली ये पार्ट जो है वो काइनेटिक्स का है, लेकिन यहाँ पे आ चुका है तो मैं आपको बता देता हूँ। आरएनएस इक्वेशन में होता है के बराबर मतलब के इक्वल ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे ए क्या है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब ई के पहले आ रहा है इसलिए हम इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये नंबर ऑफ, इसको अगर आप बोले कि होता क्या है तो आप इसको समझे नंबर ऑफ कोलिजन बताता है ये पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम में, मतलब कि कोलिजन की फ्रीक्वेंसी हुई एक तरह से, आप समझिए ना कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में अगर कोलिजन हो रहा है इसका मतलब क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आप पर यूनिट टाइम में निकालते हो ना, तो कोलिजन के लिए फ्रीक्वेंसी होगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कि आप समझ जाएं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और कई लोग यहाँ पे पर यूनिट एरिया की जगह पर यूनिट वॉल्यूम भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग बात चलेगी। के क्या होगा तो के एक रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आर गैस कांस्टेंट है और टी मतलब कि टेम्परेचर। जब ये पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे दोनों तरफ आप ln रख दो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ln रख दिया log की बेस ई, राइट हैंड साइड में मैंने log की बेस ई रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा ई माइनस ई अपॉन आर टी। इस log को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ln a माइनस, आप जब ln को आप पावर के साथ में जब सॉल्व करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, मतलब कि माइनस ई अपॉन आर टी हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन बन गया। देखिए ये थोड़ा मैथमेटिक्स का खेल है, आप मैथमेटिक्स को अच्छे से देख करके आए एक बार, ln को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ln की इक्वेशन को आप समझ जाएंगे इसको। तो ये आया कहां से, आरएनएस इक्वेशन से आया है, इसका मतलब इस एस वाले पार्ट के लिए करेक्ट क्या हो जाएगा, एस वाले पार्ट के लिए करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। चलिए बहुत अच्छा, एस वाले पार्ट के लिए फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट का एस हो गया। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन आ चुके हैं, फर्स्ट का एस हो चुका है। चलो सेकंड का हमने क्या निकाला है, सेकंड का क्यू, बहुत अच्छा, सेकंड का क्यू। थर्ड का हमने क्या निकाला है देखते हैं, थर्ड का हमने निकाला है पी, बहुत बढ़िया। तो यार अब तो सीधी सी बात है, फोर्थ को हमको समझने की जरूरत भी नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूंगा क्या है। फोर्थ का एक ही ऑप्शन बचता है, पी क्यू आर, आर बच गया तो आर मतलब कि बेसिकली ये है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दे देता हूँ, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि आगे एक इक्विलिब्रियम वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पे इक्विलिब्रियम का जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको क्लॉसियस क्लैपेरॉन को थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। वहां पे क्वेश्चंस इसके और देखने को मिलेंगे आपको। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं हिंट देता हूँ क्या ये,
देखिए क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। चलिए ये कहाँ यूज में आती है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो बताता हूँ। आपने फेज इक्विलिब्रियम के डायग्राम देखेंगे ना, वाटर की बात कर लेते हैं, चलो वाटर। अब वाटर का आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा इस टाइप से, फेज इक्विलिब्रियम वाला ये डायग्राम देखा होगा, है ना। यहाँ पे आप वेपर लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप, है ना, यहाँ पे आप लिक्विड लिखते हैं इस टाइप से, है ना, यहाँ आप सॉलिड लिखते हैं इस टाइप से, आपने डायग्राम देखेंगे, है ना। तो ये जो एक लाइन जो है ना, ये दोनों ही फेजेस का इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है ये लाइन। जैसे लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम देखना है तो मुझे इस लाइन पे चलना होगा, ये लाइन पे, इस लाइन पे चलना होगा मुझे, ठीक है। तो लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जहां पे भी इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है, जैसे मान लो लिक्विड का, वाटर लिक्विड का वाटर वेपर के साथ में, मान लो मुझे इक्विलिब्रियम की बात करनी है, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे मुझे प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ में, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर का चेंज बॉइलिंग पॉइंट के साथ में, मतलब कि ये जो ग्राफ आता है P वर्सेस T है ये ग्राफ। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कहाँ है ये मैं बता देता हूँ, फेज इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आता है फेज इक्विलिब्रियम। मैंने बोला ना गैसेस स्टेट, फेज इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर थर्मो से डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। तो डेल्टा P वर्सेस डेल्टा T आप लिखते हैं तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलती है माइनस डेल्टा H ऑन RT, ठीक है। और आप इसका ln ले करके जब फर्दर डिराइव करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलता है इसमें, ठीक है। ln P बराबर माइनस डेल्टा H अपन RT प्लस कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो किससे कनेक्टेड है, फोर्थ वाले से, क्लॉसियस क्लैपेरॉन। डिटेल में देखेंगे और इसको ज्यादा, है ना। तो चलिए अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम यहीं तक एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन पूछी गई है। चलिए अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट मतलब कि लास्ट टॉपिक क्या है, एंट्रोपी। चलिए एंट्रोपी की बात करते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, एंट्रोपी क्या है मैं आपको बताता हूँ। एंट्रोपी मतलब कि डिसऑर्डरनेस का ये सिंबॉलिक है। तो किसी भी सिस्टम में जितना डिसऑर्डरनेस दिखेगा उसका एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा, ये बोला जाता है। जैसे कि आप ये मान लो कि कोई सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है या किसी एक डायरेक्शन में वो मूवेबल है, तो वो क्यों मूवेबल है, क्योंकि वहां पे डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उससे क्या होगा, उससे सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूलर स्केल पे और एनर्जी के स्केल पे दोनों ही सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज होती है। जब भी सिस्टम में एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा पूरा सिस्टम बन जाएगा ना, तो वो सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे मान लो वाटरफॉल होता है, तो वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे आने पे वाटर के जितने ही मॉलिक्यूल हैं वो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है उनके अंदर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनिफॉर्मिटी आती है और उनके अंदर क्या बोलते हैं आपका मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनिफॉर्मिटी आती है, मॉलिक्यूलर और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, वहां पे डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आप बोलेंगे एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि एंट्रोपी डायरेक्टली रिलेटेड है आपका डिसऑर्डरनेस के साथ में। मतलब कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड मॉलिक्यूल, यही मतलब होता है एंट्रोपी का, और कुछ भी मीनिंग नहीं। तो आप ये याद कर लो कि जब वाटरफॉल होगा तो वाटर जब नीचे आएगा तो वहां पे उसके मॉलिक्यूल का, मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसीलिए वहां पे डिसऑर्डरनेस भी हम देखा है बढ़ती है और एंट्रोपी भी क्या होती है, इंक्रीज। जैसे कि आप देख लो यूनिवर्स का एंट्रोपी डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी बातें क्यों हो रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है यूनिवर्स एनर्जी और मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं एंट्रोपी के अंदर। एंट्रोपी के अंदर आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, एंट्रोपी जो होता है वो dQ/T से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको।
अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपको ds इक्वल डी क्यू बाई डी टी लिखना है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो ये फॉर्मूला होता है ds जो होता है वो डी क्यू बाई टी से ग्रेटर देन होता है ना, ग्रेटर होता है, मतलब कि ds आप या तो ग्रेटर लिखोगे या इक्वल लिखोगे, इससे डी क्यू बाई टी से। इक्वल कब होगा तो रिवर्सिबल में, और ग्रेटर कब होगा इरिवर्सिबल में, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोसेस है ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आपने टेम्परेचर में चेंज dt कुछ कर रखा है, ठीक है ना, ठीक है, और आपको यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज ds कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे dt टेम्परेचर चेंज में जितना भी हीट चेंज आया है वो लिखेंगे, और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है प्रोसेस वो लिखेंगे, मतलब कि डी क्यू बाई टी लिखेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन, पूरी बात आपको क्वेश्चन में ही समझ में आएगी कि बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर 200 ग्राम ऑफ वाटर वाज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मोलर हीट कैपेसिटी आपको इतनी दे रखी है, मतलब कि सीपी का वैल्यू दे रखा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोला जाए तो सीपी, ठीक है। इंक्रीज इन एंट्रोपी मतलब कि आपको फिर वही बात ds पूछा गया है, फॉर द प्रोसेस इज, देखिए तो अब यहाँ क्या करना आपको, ds बराबर मैंने क्या बताया डी क्यू बटा मतलब बाई टी, ठीक है, और आपको पर्टिकुलर एक टेम्परेचर रेंज के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, तो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 283 केल्विन, और 22 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 295 केल्विन, मतलब कि आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना, लिमिट हो जाएगी 283 से 295, ठीक है। चलिए, और ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपने इंटीग्रेशन किया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा ही, ठीक है। तो अब जब यहाँ ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एस, ds का आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने एक डेल्टा एस को रेंज मान ली, उस रेंज के अंदर इसका चेंजेस आ रहा है एंट्रोपी में, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 283, मतलब कि 283 से 295 तक, डी क्यू कितना है, ठीक है। अब चलिए डी क्यू की बात करते हैं। डी क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे देखो दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी दे रखी है, जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी दे रखी हो, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसको आप एक फॉर्मूला एनसीपी dt से रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीपी dt से, ठीक है। तो अब देखिए डी क्यू बराबर हो गया एनसीपी dt, ये बातें तो बच्चों आपको पता होनी चाहिए है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिख दिया, तो ये तो आपका बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीपी dt से, तो आप यहाँ पे dq की जगह क्या लिखेंगे एनसीपी dt, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा t, चलिए डेल्टा एस, अब n की जगह, n तो कांस्टेंट रहेगा, cp n और cp दोनों इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, तो n क्या है मोल निकालना है, मोल मतलब कि 200 ग्राम वाटर डिवाइडेड बाय 18 उसका मोलिकुलर वेट, तो मोल्स आ जाएंगे, इनटू cp, cp कितना दे रखा है देखो, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी 75.3, तो 75.3 इनटू dt बाई टी का इंटीग्रेशन, तो आप क्या लिखते हैं ln लिखते हैं, ln t लिखते हैं, और ln t में भी आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप इसकी लिमिट रखेंगे ना, लिमिट कितनी रखेंगे, t1 कितना है 283 से 295। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस बराबर 200 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 75.3 इंटू 2.3, मैं लॉग की बेस 10 में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2.303 लॉग t2 बाई t1, 295 बाई 283, ठीक है। तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 34.7, ठीक है, जूल पर केल्विन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आप करें और देखें तो आपको ये पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स था, इसके अंदर क्वेश्चंस किस टाइप के आ चुके हैं एग्जाम में वो मैंने आपको बता दिए, थ्योरी बता दी, आप इसको अपने लेवल पे रिवाइज भी करो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और लास्ट बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी टाइप का कोई क्वेरी है तो उसको
हमारा एप्लीकेशन जो है मतलब आप उसको डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, उस पर जा करके अपने क्वेरी वगैरह डाल सकते हैं, आपको उसमें डेफिनेटली रेस्पॉन्स मिल जाएगा। और हमारा स्टडी मटेरियल परचेस करना है तो भी आप ऑनलाइन वहां से परचेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।